नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। माँ कैसे भुला दूँ उसे, अब भी वह बहुत याद आता है। मेरी भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा ईश्वर ने दी कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। एक औरत की जिंदगी अधूरी होती है संतान के बिना। सबसे बड़ी मेरी चाहत मेरा बच्चा है, परंतु लगता है कि अतीत में किए हुए कर्मों का फल भोग रही हूँ मैं। पहले मैंने कद्र नहीं की थी और अब मैं तरस रही हूँ। काश मैंने ऐसा ना किया होता। फिसकते हुए रेवा ने शर्मिला जी से कहा, बेटी सब्र कर, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शर्मिला जी ने रोती बिलखती रेवा को ढांढस बंधाया। मेरी भूल माफ करने के लायक नहीं है। भूल नहीं, मैंने गुनाह किया है माँ, मैं हूँ ही अपराधिनी। कहने के साथ ही रेबा फपक फपक कर रो पड़ी। बेटी, लेकिन तब तो हालात थे वही तुमने किया, फिर अकेले तुम ही दोषी नहीं हो। इस तरह अपने आप को कोसना बंद करो। हम सब मिल बैठकर बातें करेंगे। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। शर्मिला जी ने बेटी का चेहरा उठाते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा। दिल ही दिल में शर्मिला जानती थी कि अब गोद लेना या फरोगिफी के ही उपाय है रेवा की सूनी गोद भरने को। थोड़ा ठहर कर वह बोली, ऐसा करती हूँ कि मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मुझे विश्वास है कि नितिन और तुम्हारी सासू माँ मेरी बात सुनेंगी ज़रूर। कहने को शर्मिला जी ने ये कह दिया, परंतु परिस्थिति से वो अनजान थीं कि फिर भी दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो आखिरी दम तक अपने बच्चों की भलाई या उनका अच्छा हो उसके लिए प्रयास नहीं करे भला। शर्मिला जी भी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती थीं। बेटी का सर फैला कर शर्मिला जी ने रसोई घर में चाय बनाने लगी। 5-7 मिनट बाद वो चाय और सब्जी पराठा लेकर आईं। रेबा सोफे पर बैठी सोच में गुम थी। शायद अपने जीवन की उलझनों के ताने बाने में उलझी पड़ी थी। हालांकि देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी से हार मान बैठी है, एकदम निरुपाय, निराश और हतोत्साहित। अपनी बेटी को देख शर्मिला जी की आंखें भी पनीली हो गई थीं। लेकिन यदि बड़े ही आफा का दामन छोड़ दें तो बच्चों का सहारा कौन बनेगा, कौन आगे उनको मार्ग दिखाएगा। सोचते हुए शर्मिला जी ने अपने ढुलकते आंसू पोंछकर जबरन उधार हुई मुस्कुराहट चेहरे पर चिपकाई और रेवा से बोली, चलो अब उदास मत हो मेरी बेटी, मैं स्वयं रमा जी तुम्हारी सासू माँ से बात करूँगी। औरत होकर औरत का दर्द जरूर समझेगी। औरत चाय पीकर कुछ खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के भरवा बैंगन और पराठे बनाए हैं, चाय के साथ खा लो। मैं जाती हूँ और तुम सुबह सुबह यहाँ आ गई, इसका मतलब कि सारी रात तुम काफ़ी परेशान रहीं और बिना कुछ खाए पिए ही आ गई। सही कह रही हूँ मैं। रेवा ने खोई खोई उदास आंखों से पलक झपकाकर माँ की तरफ देखा और बातों का समर्थन किया। शर्मिला जी ने जैसे तैसे करके एक पराठा रेवा को खिलाया। आधा घंटा हो चुका था। शर्मिला जी चाय गर्म करने लगीं। रेवा ने उसका हाथ पकड़कर रोका। चाय जिसमें रेवा की जान बसती थी, गर्मागर्म चाय की शौकीन रेवा ने ठंडी हो चुकी चाय को आज बिना किसी शिकायत के गले में मानो बस उधेड़ दिया। चाय नाश्ते के बाद शर्मिला जी ने फ़ोन उठाया और रेवा के सर को हिलाते हुए उन फ़ोन नंबर डायल करने को रोक दिया। शर्मिला जी ने प्रश्नवाचक गुण निगाहों से उसे देखा तो रेवा बोल पड़ी, अब रहने दो माँ। शर्मिला जी ने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी एक बार बात तो कर लेने दे मुझे, हो सकता है मेरी बात समझ में आ जाए उनके।
माँ अब कोई फ़ायदा नहीं। पहले भी माँ जी मेरी फूनी गोद के कारण आपको बहुत भला बुरा सुना चुकी हैं। रेबा ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, बेटी कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। मुझे यकीन है कि रमा जी समझेंगी। माँ समझाने का वक्त चला गया। ये देखो माँ जी नितिन को ही समझा दिया और आज सुबह नितिन ने मुझे नहीं दिया एक कानून नोटिस पकड़ाते हुए रेबा जमीन पर ही बैठ गई। क्या दिया है? ऐसा क्या लिखा है इसमें? नोटिस पढ़कर शर्मिला जी के होश उड़ गए। ये क्या? ये तो तलाक का नोटिस है। नितिन ऐसा कैसे कर सकता है? माँ को धरती घूमती लगी। सहारे के लिए दीवार पकड़ ली। रेबा ने माँ को सहारा देकर सोफे पर बैठाया, दौड़कर रसोई में पानी लेकर आई और माँ को पिलाया। शर्मिला जी एक पल को बदहवास सी हो गई थीं, परंतु बेटी के लिए सारी हिम्मत समेट कर बोली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बात करती हूँ उन लोगों से कि सरोगेसी के जरिए या अनाथालय से बच्चा गोद लिया जा सकता है। आज के इस युग में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा बेटी। हाँ माँ। नितिन ने भी माँ जी का कहना मानकर सरोगेसी से इनकार कर दिया है। माँ जी का मानना है कि पराई गोद पराए शरीर का खून लगेगा सरोगेसी में। बच्चे के अंदर जाने ना जाने किसका खून जाएगा। किसी और की कोख में बच्चे का पालन पोषण होगा, वह हमारे खानदान का नहीं होगा। सरोगेट माँ का अंश आएगा, उसकी आदतें भी बच्चे में आएंगी। माँ जी का कहना है कि कुल का नाम खराब हो जाएगा। अनाथालय से बच्चे को गोद लेने के तो माँ जी पहले ही इन्हीं सब कारणों की वजह से खिलाफ थीं। पता नहीं किसका खून होगा, किस जाति का होगा। आधे आधे कहकर उन्होंने गोद लेने का रास्ता बंद कर दिया है। नितिन ने समझाना चाहा तो उसको माँ जी ने उसकी कसम देकर चुप करा दिया है। रेबा बिलख बिलख कर रो पड़ी। इस जमाने में होकर ऐसी छोटी सोच है इन लोगों की। अनाथालय ही शर्मिला जी के मुँह से निकल गया। 2-3 महीने से माँ जी ने मुझसे अबोला कर रखा है। मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती, बस फ़ोन पर मौसी जी माँ जी से दिन भर फ़ोन पर बात करती हैं। रो रो कर सबको दुखड़ा सुनाती रहती हैं। अपने भाग्य पर अफसोस करती हैं कि कैसी बहू उनके घर पर आई है। उनके तो वंश का नाम तक लेने वाला कोई नहीं रहेगा। करम फूट गए हैं उनके। ये सारी बातें दिन में कई बार सुनकर मेरा मन करता है कि धरती फट जाए और मैं उससे समा जाऊं या कहीं भाग जाऊं सब छोड़ छाड़ कर। माँ कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर लगता है कि मैं इतनी कायर नहीं हो सकती हूँ। माँ मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे लगता था कि नितिन और वो मेरे साथ थे भी, पर रिश्तेदारों ने माँ जी को नितिन की दूसरी शादी की सलाह दी और अब माँ जी ने नितिन की दूसरी शादी कराने का फैसला लिया है। नितिन को मनाने के लिए सभी तरह के भावनात्मक शब्दवाणों का सहारा ले रही है। इमोशनली प्रेशराइज कर दिया है नितिन को। रेबा कहकर बेहोश हो गई। शर्मिला जी पानी छिड़क कर उसे होश में लाई। पानी में ग्लूकोज पिलाकर उसे आराम करने को कहकर वह रूम में आ गई। अपने रूम में आकर कहीं फ़ोन किया, किसी से पूरे आधा घंटा बात की। अब शर्मिला जी काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। अगले दिन कहीं जाने का कहकर शर्मिला जी सुबह सुबह घर से निकल गईं। अगली सुबह देर दिन चढ़ तक रेबा की आंखें खुलीं। उठते ही माँ के रूम की तरफ गई कि दरवाजे पर ही उसे याद आ गया कि माँ बाहर गई हैं।
अपने कमरे में मन नहीं लगा तो पतला सा फाल ओढ़कर वो बाहर लॉन में आ गई थी। अक्टूबर के मौसम में सुबह की गुलाबी ठंड का एहसास जब मन सही हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मनोस्थिति में रेबा को ठंडक ना भाई और वो अपने कमरे में चली आई। बिटिया आप उठ गई, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये थी शांता काकी, घर की पुरानी वफादार नौकरानी, जिसके हाथों रेबा बड़ी हुई थी। माँ कब तक आने का कहकर गई हैं काकी? बिटिया दीदी को आने में तो शाम हो जाएगी, कहकर शांता काकी रसोई घर में आकर चाय बनाने लगी। वास्तव में रसोई घर बहुत ही बड़ा खूबसूरती से बना हुआ था, जिसमें एक 4 कुर्सियां वाली डाइनिंग टेबल भी करीने से रखी हुई थी। रसोई को देखकर ही समझा जा सकता है कि घर समृद्धि से भरपूर है। करीने से सजत की गई क्रॉकरी वाली बड़ी अलमारी, बोन चाइना, बेगुल गिलास, मसेलियन गिलास, पता नहीं कहाँ कहाँ से जगमगाते कांच महंगी क्रॉकरी सुशोभित हो थी। शांता ने चाय के साथ रेबा के मनपसंद हाइड एंड सीक बिस्किट एक प्लेट में निकले और रेबा के रूम में आकर सेंटर टेबल पर रखे। रेबा तब तक फ्रेश होकर आ चुकी थी। आवाज़ सुनकर उसने सिर हिलाया और शांता काकी समझ गई कि बिटिया अभी अकेली रहना चाहती है, तो वह रूम से बाहर आ गई। रेबा चाय पीते पीते कल के वाक़ये को ध्यान कर रही थी। ख्यालों को झटक कर वह सोचने लगी कि कोई कल की ही बात नहीं, जाने कब से यही सब ताने मलाना तो वो झेल रही है। हमेशा नितिन साथ में खड़ा रहकर उसका बचाव करता आया है, पर वो कहते हैं ना कि जब बात अपनों की आती है तो खून के लिए ही खून की तड़प जाता है। और वो ही इस महीने की शुरुआत से चले आ रहे हैं क्लेश के कारण हुआ, जिसकी परिणति आज तलाक के कागज के साथ हुई, जो नितिन ने रेबा को सौंप कर दी है। अलग बात थी कि तलाक के कागज रेबा के लिए बिल्कुल भी अप्रत्याशित थे, क्योंकि उसे नितिन और अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। हालांकि नितिन और रेबा की शादी एक अरेंज मैरिज थी, परंतु 6 साल की शादी और उससे पहले 2 साल की कोर्टशिप पर अटूट भरोसा था, और इसीलिए सासू माँ के ताने को भी हंस हंस कर सह जाती थी। सोचती थी कि नितिन तो आज के ज़माने का है, उसका साथ देगा ही। खैर अब तो नितिन ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। क्या सोचा था क्या हो गया। सोचते सोचते रेबा दुखने लगा और बाथरूम में जाकर मुँह पानी के छींटे मारने लगी। तभी उसे याद आया कि अभी तक तो वो नहाई नहीं है। वो नहाने चली गई। नहाकर वो डाइनिंग रूम में आ गई। तब तक शांता काकी ने उसका मनपसंद सूजी के अप्पे और कॉफ़ी तैयार कर दिए थे। डाइनिंग रूम की साज सज्जा उसकी सभ्यता की कहानी बता रहे थे। रेबा ने थोड़ा सा खाकर छोड़ दिया। उठने ही लगी कि शांता काकी जो रसोई से बाहर निकल कर आ रही थी, नाश्ता प्लेट में देख कर बोली, बिटिया नाश्ता छोड़कर ना उठो, थोड़ा सा ही तो बनाया है। काकी मन ही नहीं है, पेट भर गया है मेरा। रेबा अपने रूम में आकर फिर से अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। दिन भर कभी वो बैठे बैठे सो जाती और उसकी नींद उचक जाती। हड़बड़ कर उठती। बीच में ही वो 2 बजे के आसपास शांता ने आकर जबरदस्ती रेबा को खाना खिला दिया। दोपहर में भोजन के बाद रेबा को नींद आ गई। ऐसा लगा मानो बहुत दिनों से सोई नहीं है। हाथ में चाय का प्याला लिए फिर वो बरामदे में आ बैठी। माली काका लॉन में काम कर रहे हैं। शांता काकी रात के खाने की तैयारी कर रही हैं। रेबा माँ का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर